नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एसआईआर को लेकर घमासान चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर रोड तक और संसद से लेकर कोर्ट तक सब जगह लड़ाई चल रही है। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव कैसे करवाता है, सरकारें कैसा दुरुपयोग करती है, अपने लिए उपयोग और सिस्टम का दुरुपयोग, ये हमने कई जगह देखा। उत्तराखंड में क्या हुआ, जिला पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट में बार बार मामला जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के तो एक ग्राम पंचायत के सरपंच का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और वहां जाके पता पड़ा कि हारने वाला ही उम्मीदवार जीता हुआ था। यह सिस्टम है जो चुनाव हाईजैक करती है। इसीलिए वोट चोरी, मतदान चोरी, सत्ता चोरी ये आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में फिर से एक बार कोई हिट होने जा रहा है और वो है हरियाणा। हरियाणा का पूरा चुनावी सिस्टम एक बार फिर हिट होगा, क्योंकि हरियाणा में उचाना विधानसभा चुनाव के संबंध में मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई के दौरान विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से सीनियर एडवोकेट जो पेश हुए सत्यपाल जैन ने अगली तारीख 29 अगस्त की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 28 की मांग की, कोर्ट ने उसको भी नकारा। लास्ट में अगली तारीख 26 अगस्त की दी गई है। इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस केस को रैंक ऑन प्रायोरिटी रखो, आप इसमें बेवजह देरी करने के तरीके अपना रहे हैं। ये जीता हुआ विधायक है जिसके खिलाफ हारा हुआ विधायक हाईकोर्ट गया। केस क्या ये भी मैं बताऊंगा, और इसका जिक्र हमने कहीं ना कहीं कल के एक कार्यक्रम में किया था कि चुनाव कितनी जगह हाईजैक होते हैं। अभी तो हम सिर्फ चुनाव की सूची पे ही एसआईआर कर रहे हैं, लेकिन कितने जगह चुनाव में घपले होते हैं। एक घपला ये भी मैंने बताया था जो अब ये आपके सामने आएगा। जस्टिस ने कहा यह पिटीशन इतिहास की सबसे जल्दी डिसाइड होने वाली इलेक्शन पिटीशन होगी। जब भी तारीख दी जाए अपना सब कुछ कैंसिल करके यहां आना है और आगे इसे डेली सुना जा सकता है। अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। खास बात है कि यह पिटीशन केवल पोस्टल वोट की दोबारा गिनती के लिए दाखिल की गई है। जिंद जिले के उचाना विधानसभा में चुनाव हारे हुए कैंडिडेट है कांग्रेस के पूर्व सांसद बृजेश सिंह ने पोस्टल बैलेट की गिनती की दोबारा करने की याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की। एक महीने पहले हुई सुनवाई के दौरान बृजेश सिंह की संशोधित याचिका की एप्लीकेशन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए देवेंद्र अत्री के वकील से जवाब मांगा गया था। देवेंद्र अत्री की तरफ से जवाब आने के बाद याचिका पर नियमित रूप से सुनवाई होगी। जस्टिस ने कहा था हम इसे डेली सुनेंगे क्योंकि यह स्वच्छ लोकतंत्र में फैसला सही होना चाहिए और यह बात मैं नहीं, भारत का संविधान कहता है और न्यायपालिका संविधान का कस्टोडियन है। उचाना सीट में हुआ क्या था? देवेंद्र अत्री बीजेपी के जो विधायक है अभी वर्तमान में, उनको 48,968 वोट मिले थे और जो हारे हैं बृजेश सिंह, उनको 48,936 मिले थे। कुल जीत का मार्जिन 32 था। हार जीत को एक भी वोट से होती है, हमें मानते हैं, लेकिन चुनाव प्रामाणिकता से हो तो। उचाना सीट पर भाजपा के देवेंद्र अत्री मात्र 32 वोटों से जीते। मार्च 2025 में बृजेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्टेड वोट होते हैं, यदि उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों को दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उचाना विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को, जैसा कि मैंने कहा था, 48,968 वोट मिले। बृजेश सिंह को 48,936 वोट मिले। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी 32 वोट से हार गए।
इस चुनाव में ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। इस चुनाव में 400 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी। इनमें से 215 वोट त्रुटियों के कारण कैंसल किए गए थे, रिजेक्ट किए गए थे। 150 वोट स्कैन न होने के कारण कैंसिल किए। मार्च 2025 में दायर याचिका में बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाए थे कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती है उन लिफाफों को कैसे खोलना है इसकी भी प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान नहीं की गई। उसी को लेकर उन्होंने कोर्ट रूम में याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि वोटों की जीत हार का अंतर मात्र 32 वोटों का है, इसलिए ये काउंटिंग जरूरी है। अब देखिए खेल क्या होते हैं जो मैं कई बार आपको बताता हूं कि 32 वोटों से चुनाव हारता है कांग्रेस। चुनाव में रिजेक्ट वोट कितने हैं? 200 से ज्यादा। इसमें 150 वोट क्यों है? कि चुनाव जो बैलेट पेपर अपना पोस्टल बैलेट जिस लिफाफे में भेजता है उसके ऊपर स्कैनर है, वो स्कैन नहीं हो सकता है स्कैनर गड़बड़ हो। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट में जब आप फ्लाइट में घुसते हो तो जो एयरलाइन का स्टाफ होता है वो आपका टिकट स्कैन करता है, और यदि स्कैन नहीं हुआ तो फिर वो मैन्युअली देखता है कि ये टिकट जो पैसेंजर लेके आया ये वही है या नहीं है। यदि लिफाफे में जो स्कैनर है वो काम नहीं कर रहा, वो डल पड़ा है, उस पर मिट्टी लगी है, उस पर पानी गिरा है, तो फिर वो लिफाफा खोलकर अंदर का वोट गिनने का एक प्रोसेस है। चुनाव अधिकारी ने वो प्रोसेस भी नहीं किया क्योंकि ये सरकार के दबाव तंत्र में थे और उन्हें पता था कि यदि ये 400 में से जो 250 से ज्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं, यदि उनको फिर से गिना जाए या ये 150 वोट भी निकाला जाए और उसमें से 100 वोट भी यदि हारे हुए प्रत्याशी को मिलते हैं तो ये तो जीत है। या 33 वोट भी ज्यादा मिलते हैं बीजेपी के प्रत्याशी से तो वो जीता माना जाएगा। हमारे यहां भी बड़ी अजीब सिस्टम है। उत्तराखंड में जो प्रकरण पकड़े गए, फॉर्म रिजेक्ट हुआ, उसके बाद फॉर्म हाईकोर्ट ने कहा कि ये फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया, इसको सिलेक्ट करो और एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, निर्विरोध होगा नहीं। वहां चुनाव हुआ, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था वो कैंडिडेट जीत गई। ऐसे में जिसने रिजेक्ट किया उस पर कोई तो भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तभी अधिकारियों में डर रहेगा कि ऊपर के आदेशों का पालन आंख मूंद के नहीं करेंगे। उसके बाद लोग हाईजैक हो गए 5। उसके बाद बराबरी के वोट पड़े, एक वोट कैंसिल हो गया वहां पे भी नैनीताल जिला पंचायत में, उसको टेम्परिंग किया गया है। वो जो ओवर राइटिंग कर रहा था अधिकारी, इसका ऑलरेडी वीडियो फुटेज है, ये भी दिखा दिया गया है कोर्ट को। हर जगह अब कोर्ट क्या कहेगा कि चलो बराबरी से छूटा, फिर चिट्ठी निकलेगी, वह उपाध्यक्ष को बराबरी के वोट मिले तो चिट्ठी में कांग्रेस का उपाध्यक्ष हो गया, हो सकता है बीजेपी का अध्यक्ष हो जाए, हो सकता है कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाए। लेकिन जिसने ये किया उस दोषी अधिकारी पे कब कार्रवाई होगी, तभी चुनाव प्रणाली सुधरेगी। नहीं तो कोर्ट में केसेस का अंबार लग जाएगा, क्योंकि अधिकारियों को पता है अभी तो घपला कर दो, अभी तो फ्रॉड कर दो, एक बार इसमें से निकल जाओ, यदि लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो हमने तो प्रयास किया था, अब क्या करें, इसके बाद नहीं जितवा पाए। उन अधिकारी को यहां पर भी, जिस अधिकारी ने वो 150 लिफाफे इसलिए कैंसिल कर दिए क्योंकि वो स्कैनिंग नहीं हुआ था, उसकी जवाबदेही है। अब इसमें कोई भी जीते, लेकिन उसने तय प्रोसेस के साथ गद्दारी की। तय प्रोसेस इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि 32 वोटों से बीजेपी का जीत रहा था और बहुत छोटा मार्जिन था। तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र को हाईजैक करने का मामला है। ऐसे लोगों पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, संविधान के साथ खिलवाड़, ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ मैं मानता हूं। ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं, चलो यहां तो कोर्ट ने माना, कई जगह कोर्ट कहता है कि ये चुनाव आयोग में जाइए,
चुनाव आयोग में यकीनन कोर्ट जाने के पहले चुनाव आयोग में भी एप्लीकेशन लगी होगी, लेकिन चुनाव आयोग सुने तब ना। चुनाव आयोग तो अखिलेश जी ने 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी कहता है कि एफिडेविट मिला नहीं। जब उन्होंने एफिडेविट देने की रिसीट बताई कि ये आपके ऑफिस से आई हुई रिसीट है, तब भी चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग तो रास्ते ढूंढता है। यदि एक आदमी 3 जगह चुनाव में उसका नाम है चुनावी सूची में, तो वो कहता है कि 3 जगह नाम हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने वोट दिया हो। तो ये चुनाव आयोग का काम है कि ये बताना कि 3 जगह वोट होने के बाद भी उसने एक ही जगह वोट दिया, फिर ये चुनाव आयोग को प्रूव करे, क्योंकि आरोप चुनाव आयोग पे है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बहती है। कुल मिला के 2014 के बाद ये गंध ज्यादा बढ़ गई, और इस गंध के जो मायने हैं ये आप सोच नहीं सकते। इसी के कारण लगातार लोग एसआईआर पे लोग उद्वेलित है। ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है बिहार में, ये कोई राहुल और तेजस्वी के लिए नहीं, ये अपने मताधिकार के लिए लड़ने वाली जनता है जो रास्ते पे आई है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से खबर है, महाराष्ट्र से खबरें हैं, कुछ खबरें राजस्थान से है। जब उन्होंने कहा कि भाई 0 नंबर पे कैसे आपने एड्रेस हो सकता है, तो आयोग की तरफ से कहा गया कि भाई कुछ ऐसे मतदाता है कि जिनको रहने की जगह ही नहीं है, फुटपाथ पर रहते हैं, उनका एड्रेस हमने 0 दिया। तो 1 0, कुछ 00, कुछ 000। जब 1 0, 2 0, 000 पे बात हुई, तो राजस्थान रूरल, जयपुर रूरल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से एक डिस्पैच आ गया। उनने स्क्रीनशॉट भेजे कि साहब ये तो 3 0 छोड़ो, हमारे यहाँ तो 5-5 0 के साथ एड्रेस है। सवाल ये है कि जो आदमी को रहने को घर ही नहीं, वो रेसिडेंस एड्रेस देगा कहां से? जिसका रेसिडेंस एड्रेस नहीं है वो इस भारत का नागरिक कैसा है? क्या आपके 11 सर्टिफिकेट में से उसके पास पासपोर्ट भी है, उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, उसके पास 10th की मार्कलिस्ट भी है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एड्रेस नहीं है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कब तक यह हाईजैक होता रहेगा मामला? कुल मिलाकर जब एक नई नई चीजें आ रही है, सबकी नजर 26 अगस्त को होगी। 26 अगस्त के बाद 27-28 को ये होगी, और यकीनन ये कोई बहुत बड़ा, जैसा हाईकोर्ट ने कहा, न्यायाधीश ने बहुत सही कहा है। न्यायपालिका को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि ये फास्टेस्ट डिसाइडिंग होगा, क्योंकि इसमें जो द थिंग इन क्वेश्चन इज द पोस्टल बैलेट। 400 पोस्टल बैलेट का सवाल है। कोई 4 लाख मतदान नहीं, 400 पोस्टल बैलेट 1 घंटे के अंदर देखे जा सकते हैं। 2 घंटे लग सकता है, और इसमें भी 400 पोस्टल बैलेट नहीं है। जो पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हो गए हैं, 200, 250, 250 जो भी है, उसको देखना है। उसमें से 150 के तो लिफाफे खुले नहीं है, वो खुल के चेक करना है। बस इतना सा काम है। ये तो आधे घंटे का काम है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 6-6 महीने तक कोर्ट में यदि लड़ना पड़ता है, और जो अत्री साहब है जीते हुए बीजेपी के विधायक, उनके पास टाइम ही नहीं है, और हर टाइम मांग रहे हैं। फिर कोर्ट ने कहा कि आप ये टाइम मांगने का काम बंद करो, बहुत हो गया टाइम, और आप बार बार टाइम मांग रहे हैं, तो हमको पता पड़ रहा है कि आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं। अब आपको जो डेट चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब हम जो डेट देंगे उस पर आपको आना होगा, और अनिवार्य आना होगा। 26 अगस्त की डेट है, ज्यादा दूर नहीं है। एक और माइलस्टोन स्थापित हो सकता है, नतीजे आएंगे तो। सरपंच का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय जाता है, मेयर का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय जाता है, और देखा है चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में क्या हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में फॉर्म रिजेक्ट करने की बात सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय इस देश का इस काम के लिए बचा है? लेकिन ये जाता इसलिए है कि अधिकारियों पे एक्शन नहीं होती। अब न्यायपालिका को न्याय तो दिया उन्होंने, न्याय ये दिया कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ उसको कहा कि नहीं आप उम्मीदवार है, लेकिन न्याय हुआ नहीं। न्यायदान हुआ, लेकिन न्यायदान किया गया, लेकिन न्याय होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब तक वो अधिकारी सस्पेंड नहीं हो, टर्मिनेट नहीं हो, तब तक ये न्यायदान का काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि इसमें जिसका फॉर्म रिजेक्ट किया वो पीड़ित है, लेकिन इसमें अपराधी वो अधिकारी है जिसने ये काम किया। या अपराधी वो अधिकारी है जिसने वो 150 लिफाफे खोले नहीं।
जबकि प्रोसेस है चुनाव आयोग का। कुल मिलाकर चुनाव कितने धांधली वाले होते हैं, और हम तो अभी चुनाव सूची पे लड़ रहे हैं। बैलेट पेपर की धांधली, चुनावी मशीन से जो आंकड़े निकलते हैं उसको कंप्यूटर में जब डालते हैं उसके बीच में घपले, इसके वोट उसको, उसके वोट इसको। क्या पूरा चुनाव आयोग ही धांधलियों का एक अड्डा बन गया है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विभिन्न न्यायालयों के निर्णय इस बात को इंगित कर रहे हैं कि चुनाव आयोग में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सिवाय ज्ञानेश कुमार के, जो आंख मूंद करके बोलते हैं कि इस देश की सारी जनता मेरे पीछे खड़ी है। यदि ये जनता आपके पीछे खड़ी है तो फिर न्यायालयों में आपके पीछे पड़ी क्यों है? अब तो बेंगलोर का भी मामला, महादेवपुरा का भी सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग में है। देखिए आगे होता क्या है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।